नमस्ते बच्चों, पुनः आपका एक बार सोडा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपने शुरू करेंगे कक्षा 10th का पहला चैप्टर। हमने पिछले वीडियो में कक्षा 8th का पहला चैप्टर देख लिया था बच्चों। आज अपने शुरू करेंगे कक्षा 10th का 10वीं का पहला चैप्टर। पहले मैं आपको 8th और 10th यानी बोर्ड क्लास के वीडियो पहले डालूंगा, उसके बाद हम कक्षा 9th के वीडियो डालेंगे। तो आज अपने शुरू करते हैं कक्षा 10th का पहला चैप्टर, विज्ञान विषय का पहला चैप्टर, जिसका नाम है बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज अपने शुरू करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो देखिए, सबसे पहले अपने पाठ का नाम लिख लेते हैं बच्चों। अपने चैप्टर का नाम है, आज अपने कक्षा 10th से संबंधित बात करेंगे। तो कक्षा 10th और अपना पाठ संख्या हो जाएगा बच्चों पहला, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जिसका नाम है बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो ये अपना जो पहला चैप्टर है बच्चों, इस पहले चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। अपने पहले चैप्टर का नाम है बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण का मतलब क्या हुआ। रासायनिक अभिक्रियाएं, इसको पढ़ने से पहले बच्चों हम दो तरह के परिवर्तन को सीखते हैं। एक परिवर्तन को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, एक को हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों आज हम पहले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर कर लेते हैं, अंतर सीख लेते हैं, और फिर हमें समझ में आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे। तो हम हेडिंग लगाते हैं बच्चों, जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी वो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर। अब हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में बच्चों अंतर देखते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। तो एक साइड हम लिख लेते हैं बच्चों भौतिक परिवर्तन, और दूसरी साइड लिख लेते हैं बच्चों रासायनिक परिवर्तन। अब इन दोनों में बच्चों अंतर करके हम पढ़ते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए बच्चों, भौतिक परिवर्तन की बात करूं तो भौतिक परिवर्तन बच्चों वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जो एक अस्थायी परिवर्तन है। जैसे मैं सबसे पहले आपको उदाहरण से समझाता हूं बच्चों, देखना। जैसे मेरे पास बर्फ है, उस बर्फ को पिघला के मैंने पानी बना दिया, और फिर पानी को वापस जमा करके बर्फ बना रहा हूं। तो एक अस्थायी परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन दोनों दिशाओं में चल रहा है। देखिए कैसे बच्चों, जैसे हमारे पास, हम इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास ये बर्फ है, इस बर्फ को पिघला करके बच्चों हमने पानी बना दिया, और वापस इस पानी को जमा करके बच्चों हम बर्फ बना रहे हैं। तो एक अस्थायी काम हो रहा है। ऐसा परिवर्तन बच्चों भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जबकि जो रासायनिक परिवर्तन है बच्चों, वो एक स्थायी परिवर्तन है। उसमें आपको नया पदार्थ देखने को मिलेगा। देखिए जैसे बच्चों हमारे पास ये दूध है, जैसे बच्चों ये दूध है, इस दूध से हमने दही बना लिया। अब ये दूध से दही बनने के बाद ये दही बच्चों नया पदार्थ है, ये दही बच्चों नया पदार्थ है, और अब वापस दही से हम दूध नहीं बना सकते, यानी ये एक स्थायी काम हो गया, स्थायी परिवर्तन है। तो ये मोटे तौर पर दोनों परिवर्तनों में अंतर है बच्चों। भौतिक परिवर्तन यानी आप कहोगे सर एक अस्थायी परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जो दोनों दिशाओं में चलेगा। ये आपके सामने है, देखो बर्फ से पानी बन रहा है, पानी से वापस बर्फ बन रही है, दोनों दिशाओं में चलेगा, यानी कि उत्कर्मणीय है। जबकि देखो बच्चों, दूध से दही बन रहा है, अब वापस दही से दूध नहीं बनेगा, एक ही दिशा में चलेगा, नया पदार्थ बनेगा, स्थायी काम होगा। ऐसे परिवर्तन को बच्चों हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। यानी कि पहला अंतर आप बोलोगे जो भौतिक परिवर्तन है सर, ये एक अस्थायी परिवर्तन है। बोलो बच्चों कैसा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है। जबकि आपका जो रासायनिक परिवर्तन है वो एक स्थायी परिवर्तन है। बच्चों कैसा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन है। आपके सामने है, दूध से दही बन गया, अब दही से वापस दूध नहीं बनेगा, स्थायी परिवर्तन है। यहां देखो बर्फ
पानी में कोई नया पदार्थ नहीं है। यानी दूसरा अंतर बच्चों, दूसरा अंतर हो जाता है कि यहाँ पे नया पदार्थ नहीं बनता है, इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है बच्चों। जबकि यहां देखो बच्चों, आप यहां दूध अलग है, दही अलग है, तो यहां बच्चों नया पदार्थ बनता है। तो यहां हम लिखेंगे बच्चों नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है बच्चों? नया पदार्थ बनता है। ये दूसरा अंतर। तीसरा अंतर आपके सामने देखो, भौतिक परिवर्तन दोनों दिशाओं में चलेगा, अग्र दिशा में भी और पश्च दिशा में भी। और जबकि यह परिवर्तन देखो एक ही दिशा में चलता है। तो हम ये भी लिख लेते हैं बच्चों कि तीसरा अंतर करके कि जो हमारा भौतिक परिवर्तन है ये दोनों दिशाओं में चलेगा। बच्चों कौन सी क्या कर लिखना है? दोनों दिशाओं में चलता है, दोनों दिशाओं में होता है या दोनों दिशाओं में चलता है। जबकि ये देखो आप तीसरा अंतर यहां हम लिख रहे हैं बच्चों, ये एक ही दिशा में, एक ही दिशा में आपके सामने है। दूध से दही बन गया, अब वापस दही से दूध नहीं बनेगा, एक ही दिशा में चलता है, एक ही दिशा में चलता है। तो ये मोटे तौर पर तीन अंतर हो गए बच्चों हमारे पास भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन में आप कहोगे कि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन में एक स्थायी परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन एक ही दिशा में चलता है। और यही बच्चों रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, वो स्थायी परिवर्तन होगा, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बच्चों हेडिंग लगाते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं बच्चों रासायनिक अभिक्रिया। अब हम रासायनिक अभिक्रिया की बच्चों परिभाषा देखते हैं। तो अब हमारा चैप्टर शुरू होता है बच्चों रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, और इस रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बच्चों आपको रासायनिक परिवर्तन में समझ में आ गई होगी कि रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं आपको लिखवाता हूं, आप नोट करें बच्चों। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए अपनी बुक का एक उदाहरण लेते हैं। अपनी बुक में लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम की रिबन को, मैग्नीशियम एक धातु होता है, उसकी रिबन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ये देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है कि जब मैग्नीशियम की रिबन को, मैग्नीशियम की रिबन को जब आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हो तो बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये बच्चों एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। बच्चों क्या हो गई है? रासायनिक अभिक्रिया। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण भी देख लिया। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। लोहे को आप बाहर छोड़ दो, लोहे पर जंग लग जाता है, उसे भी हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया हो गई। दूध से दही बन गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो ये बच्चों हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं उसका उदाहरण हो गया। अब अगला आता है कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके। सीधा क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके लिखिए। और इसमें बच्चों 4 तरीके हमारे बुक में दे रखे हैं, ये चारों तरीके हमें याद होने चाहिए। तो हम नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके। कि पहचान कैसे होगी? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, अभिक्रिया की पहचान, कि पहचानने कैसे होंगे, उसके पहचानने के क्या तरीके हैं? तो बच्चों इसके पहचानने के 4 तरीके हैं। 4 गुण दे रखे रासायनिक अभिक्रिया के। बच्चों पहचानने के 4 गुण दे रखे हैं।
जो हमें एक एक करके याद करने हैं। तो देखना, सबसे पहला कि रासायनिक अभिक्रिया होगी बच्चों तो उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा। रासायनिक अभिक्रिया होगी तो बच्चों तापमान में परिवर्तन होगा। रासायनिक अभिक्रिया होगी तो बच्चों रंग में परिवर्तन होगा। और रासायनिक अभिक्रिया होगी तो बच्चों गैसों का उत्सर्जन होगा। तो ये चार गुण आप रासायनिक अभिक्रिया के कह सकते हो, या रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के ये चार तरीके। सीधा क्वेश्चन आता है कि रासायनिक अभिक्रिया के गुण लिखिए या रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके बताइए। तो हम एक एक करके नोट करते हैं। देखो बच्चों, पहला अवस्था में परिवर्तन होगा। बच्चों क्या होगा, बोलो, अवस्था में परिवर्तन। पहला गुण है बच्चों अवस्था में परिवर्तन। दूसरा गुण देखना बच्चों, दूसरा गुण आता है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन। और बच्चों तीसरा गुण आता है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। और बच्चों चौथा गुण आता है गैसों का उत्सर्जन। चौथा गुण आता है बच्चों गैसों का निकलना या गैसों का उत्सर्जन होना। ये बच्चों चार रासायनिक अभिक्रिया के गुण है या रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके हैं। तो अभी हमने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, उसका एक उदाहरण और रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके देख लिए। जो हमारे चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं। अब देखिए एवं समीकरण। अब हम सीखते हैं कि बच्चों रासायनिक समीकरण का मतलब क्या हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है रासायनिक समीकरण। तो आप भी अपनी कॉपी में हेडिंग लगाइए रासायनिक समीकरण। हम बात करेंगे अब रासायनिक समीकरण की। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। अब देखिए बच्चों रासायनिक समीकरण का मतलब क्या हुआ। रासायनिक समीकरण का मतलब हुआ बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका। आपने सर शब्दों में तो लिख दिया था कि मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसको सूत्रों के रूप में लिखो, इसको प्रतीकों के रूप में लिखो। तो रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र के रूप में या प्रतीक के रूप में लिखने का जो तरीका होता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो परिभाषा आप नोट करें, मैं नोट करवाता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों व प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए कैसे बच्चों, जैसे मैंने ये लिख लिया था कि ये आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। बच्चों क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है बच्चों। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ये तो बच्चों मैंने शब्दों में लिख दिया। अगर इसको मैं प्रतीक के रूप में या सूत्र के रूप में अगर मैं लिख दूं तो बच्चों वो होगा रासायनिक समीकरण। जैसे देखें बच्चों, इस मैग्नीशियम को हम सूत्र के रूप में Mg लिखते हैं, प्लस ऑक्सीजन को आपको पता हो तो O2 लिखते हैं, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो बच्चों इसको हम MgO लिखते हैं। तो ये बच्चों आपके पास रासायनिक समीकरण हो गया। रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या प्रतीक के रूप में मैंने लिख दिया, तो बच्चों ये मेरा रासायनिक समीकरण हो गया। अब इस रासायनिक समीकरण के अंदर देखो बच्चों कि एक रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखते हैं। अगला नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है कि रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका। कैसे लिखेंगे रासायनिक समीकरण, हम हमारे मन से थोड़ी लिख सकते हैं बच्चों, इसके भी लिखने के नियम होते हैं, तरीके होते हैं। तो अब हम देखेंगे बच्चों रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीके या नियम। कैसे लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण। ये देख लो आपके सामने, ये एरो का निशान है, बीच में देखो ये प्लस का निशान दे रखा है, दो पदार्थ को इधर लिख रखा है, एक को इस साइड लिखा है, यानी
बाईं ओर लिख रहे हैं, हम दाईं ओर लिख रहे हैं, बीच में एरो का निशान लगा रहे हैं, तो ये सारे बच्चों रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीके हैं। तो देखिए आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बच्चों, रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीके। अब हम तरीके देखते हैं कि कैसे लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण। तो मैं एक बार आपको समझाता हूं, बोर्ड पे देखना सारे बच्चों, रासायनिक अभिकरण लिखने के तरीके। ये देखो कैसे हम लिखते हैं समीकरण को। जैसे आपने कह दिया कि सर Mg प्लस O2 से MgO बन रहा है। अब सुनना मेरी बात बच्चों, जो रासायनिक समीकरण है, इस रासायनिक समीकरण में बाईं ओर लिखने वाले पदार्थ को हम बच्चों अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया में दाएं ओर लिखने वाले पदार्थ को, एरो के दाएं ओर लिखने वाले पदार्थ को बच्चों हम उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उत्पाद। और अगर रासायनिक समीकरण में अभिकारक दो या दो से ज्यादा है, तो उनको लिखने के लिए बीच में बच्चों हम प्लस का निशान लगाते हैं, जोड़ का निशान लगाते हैं। और इसी तरह से बच्चों एक ही उत्पाद बन रहा है, अगर ज्यादा उत्पाद होते तो हम बीच में प्लस का निशान लगा करके लिखते। यानी लिखने का आपको कि सर रासायनिक समीकरण में बाएं ओर अभिकारक लिखे जाते हैं और दाएं ओर उत्पाद लिखे जाते हैं। अगर अभिकारक या उत्पाद की संख्या दो या दो से ज्यादा है तो उनको प्लस वाले निशान से जोड़ करके लिखा जाता है। अब बच्चों आता है कि ये अभिकारक और उत्पाद हैं क्या, इनकी परिभाषा क्या होगी, अभिकारक किसे कहेंगे, उत्पाद किसे कहेंगे। तो देखिए इस साइड यानी बाईं ओर लिखने वाले पदार्थ होते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, और यही अभिकारक बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और जबकि दाईं ओर लिखने वाले पदार्थ होते हैं उसको बच्चों हम उत्पाद कहते हैं, और ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि अभिकारक वह होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। बच्चों ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। जबकि जो उत्पाद होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ को बच्चों क्या बोलते हैं? उत्पाद। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो ये बच्चों हमारे पास बात होगी कि रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखते हैं। तो आप कहोगे कि रासायनिक समीकरण को, जो समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। उन अभिकारकों को हम बाईं ओर लिखते हैं। अगर अभिकारक दो या दो से ज्यादा है तो उसके बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। फिर जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनता है उसको हम दाईं ओर लिखते हैं। अगर उत्पाद भी उसे उत्पाद कहते हैं। उत्पाद अगर ज्यादा है तो उसके बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। और इन अभिकारक और उत्पाद के बीच में एरो का निशान लगाते हैं, तीर का निशान लगा करके इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये बच्चों रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीके हो गए। अब नेक्स्ट आता है बच्चों रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण के प्रकार, जिसमें हम बच्चों रासायनिक समीकरण के दो प्रकार पढ़ेंगे। एक रासायनिक समीकरण ऐसा पढ़ेंगे जो संतुलित होगा, उसे हम कहेंगे संतुलित समीकरण। और दूसरा ऐसा होगा जो असंतुलित होगा, उसे हम कहेंगे असंतुलित समीकरण। और उसी असंतुलित समीकरण का बच्चों दूसरा नाम है कंकाली समीकरण। तो अब हम बच्चों देखते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो अपनी कॉपी के अंदर आप भी हेडिंग लगाएं, रासायनिक समीकरण के प्रकार। अब हम सीखते हैं बच्चों रासायनिक समीकरण ऊपर हेडिंग हमारी लगा रखी है, उसके हम प्रकार देखते हैं। तो बच्चों दो प्रकार होते हैं, एक को हम बोलते हैं संतुलित समीकरण, और बच्चों दूसरे को हम बोलते हैं असंतुलित समीकरण। तो बच्चों हमारे पास रासायनिक समीकरण दो प्रकार की हो गई, एक संतुलित समीकरण और दूसरा असंतुलित समीकरण। अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो आपको लिखना है दो प्रकार के होते हैं, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। अब देखिए बच्चों संतुलित, एक बार मैं वापस आपके सामने बोर्ड पे लिखता हूं। जैसे हमारे पास ये एक रासायनिक समीकरण हो गया MgO, और इसी तरह से यहां भी मैं यही समीकरण लिख रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि रासायनिक समीकरण को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ये मेरे सामने, ये देखो, ये रासायनिक समीकरण मैंने लिख दिए।
अब देखिए, अगर रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण, यानी वह समीकरण जिसमें जो अभिकारक है, उत्पाद है, उनमें भाग लेने वाले जो परमाणु हैं उनकी संख्या अगर समान है, जितने परमाणु अभिकारक में है उतने परमाणु उत्पाद के अंदर है, तो ऐसा समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। जबकि अभिकारक और उत्पाद के परमाणु अलग अलग है, समान नहीं है, तो बच्चों ऐसा समीकरण असंतुलित समीकरण कहलाता है। देखिए आपके सामने, यहां देखो मैग्नीशियम एक है, यहां भी मैग्नीशियम एक है, यहां ऑक्सीजन दो है, यहां ऑक्सीजन एक है, तो इसका मतलब ये बच्चों संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए मैंने क्या किया कि यहां ऑक्सीजन को दो करने के लिए, तो देखिए बच्चों, मैं अगर यहां आगे दो लगा लेता हूं तो ऑक्सीजन दो हो गए, मैग्नीशियम भी दो हो गए, लेकिन यहां मैग्नीशियम एक है, तो मैंने इसको बराबर करने के लिए यहां दो लगा दिया। अब देखिए बच्चों, मेरे पास ये समीकरण एक संतुलित समीकरण बन गया, इसी को बोलूंगा मैं संतुलित समीकरण, क्योंकि यह अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान है, और जब बच्चों परमाणुओं की संख्या समान होगी तो उस समीकरण में द्रव्यमान संख्या भी समान होगी, तो ऐसे समीकरण को बच्चों हम संतुलित समीकरण कहेंगे। तो बच्चों ये समीकरण आपके पास संतुलित समीकरण का उदाहरण है, और जबकि ये समीकरण बच्चों आपके पास असंतुलित समीकरण का उदाहरण है। आप देख लिए खुद, यहां देखो, खुद देखो आप, मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक होने के कारण बच्चों ये संतुलित नहीं हुआ, और संतुलित नहीं हुआ तो बच्चों ये आपके पास असंतुलित समीकरण का उदाहरण हो गया, असंतुलित समीकरण का उदाहरण हो गया बच्चों आपके पास। तो अब मैंने क्या कहा कि बच्चों इसी असंतुलित समीकरण का दूसरा नाम है बच्चों कंकाली समीकरण। बोलो कैसा समीकरण? कंकाली समीकरण। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, इसका मतलब बच्चों वो आपसे संतुलित असंतुलित समीकरण की परिभाषा पूछ रहा है। असंतुलित समीकरण का दूसरा नाम है कंकाली समीकरण। देखिए बच्चों, मैं दोबारा बताता हूं कि जो रासायनिक समीकरण है बच्चों, ये दो प्रकार के हो गए। एक समीकरण है संतुलित, दूसरा है असंतुलित। संतुलित समीकरण आप कहोगे वह समीकरण जिसमें ये बच्चों आपके सामने अभिकारक होते हैं, जो आपने पीछे देखा है, और ये बच्चों आपके सामने उत्पाद होते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान है, और यहां देखोगे तो अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, तो ऐसे समीकरण को बच्चों हम बोलते हैं असंतुलित समीकरण। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर असंतुलित समीकरण को हम संतुलित कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, हम असंतुलित समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, उसमें परमाणुओं की संख्या को हम बराबर कर सकते हैं। तो असंतुलित समीकरण को संतुलित करने की जो विधि होती है बच्चों, उस विधि को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। असंतुलित समीकरण को संतुलित करने की विधि होती है बच्चों, उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि हिट एंड ट्रायल विधि का मतलब क्या हो गया? हिट एंड ट्रायल विधि का मतलब हो गया बच्चों असंतुलित समीकरण को संतुलित करने की विधि, हिट एंड ट्रायल विधि। आपसे सीधा क्वेश्चन बच्चों पूछेगा कि हिट एंड ट्रायल विधि का मतलब क्या हो गया, कि इस असंतुलित समीकरण को संतुलित करने की विधि, संतुलित करने की विधि, असंतुलित समीकरण को संतुलित करने की विधि बच्चों क्या कहलाती है? हिट एंड ट्रायल विधि। अब इस हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा हम असंतुलित समीकरण को संतुलित करते हैं। तो अब बच्चों हम नेक्स्ट बात करते हैं हिट एंड ट्रायल विधि की। देखिए बच्चों, सीधा क्वेश्चन आता है, आपसे पूछते हैं कि हिट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग कहां किया जाता है? तो हम लिखते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। तो हिट एंड ट्रायल विधि का परिभाषा लिखे बच्चों आप। सबसे पहले मैं बोलता हूं कि ऐसी विधि जिसमें असंतुलित समीकरण को संतुलित किया जाता है उसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अब देखिए, जैसे मेरे पास एक समीकरण है बच्चों, देखिए ये लोहा, एफ यानी कौन बच्चों? लोहा।
इस लोहे को बाहर वातावरण में रख दिया, नमी से, आर्द्रता से, जल से अभिक्रिया करके इसने आयरन ऑक्साइड बना दिया, भूरे रंग की परत चढ़ गई बच्चों इस पे, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो ये बच्चों हमारे पास एक समीकरण है। देखिए बच्चों, इस समीकरण को हम हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित करते हैं। आपके सामने देखो Fe की संख्या यहां देखो 1 है, यहां 3 है, यहां ऑक्सीजन 1 है, यहां बच्चों ऑक्सीजन 4 है। तो ये आपके सामने असंतुलित नजर आ रही है, इसको हम संतुलित समीकरण करते हैं। अगर मैं देखिए बच्चों यहां इसके आगे 3 लिख दो तो बताइए Fe की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। उसी तरह से अब फिर मेरे पास ऑक्सीजन मेरे पास 4 करने हैं। देखो बच्चों, यहाँ ऑक्सीजन मेरे पास 4 है, यहाँ 1 है। 4 करने के लिए अगर मैं यहाँ 4 लगा देता हूं तो ऑक्सीजन भी 4 हो गए। अब आता है कि ऑक्सीजन तो सर 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन 4 और 1 में 2 है, तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे। सर यहाँ पे तो केवल 2 ही है, तो मेरे को यहाँ भी 4 लगाना पड़ेगा। यहाँ क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? 4। तो मैंने एक निश्चित पूर्ण संख्याओं का उपयोग करके इस समीकरण को संतुलित कर दिया, और इसी विधि को हम बोलते हैं बच्चों हिट एंड ट्रायल विधि, जिसमें एक पूर्ण संख्या का उपयोग करके समीकरण को संतुलित किया जाता है। आपके सामने देखें Fe3 है, यहां भी Fe3 है। हाइड्रोजन देखो आप 4 दूनी 8 है, तो यहां भी 4 दूनी 8 है। ऑक्सीजन यहाँ 4 आगे लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन जहां बच्चों 4 है, तो यहाँ ऑक्सीजन भी 4 है। तो यह समीकरण संतुलित हो गया। कौन सी विधि के द्वारा? हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा। तो बच्चों ये हमारे चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बाद में बात हुई। अब आता है नेक्स्ट बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो अगला नेक्स्ट हेडिंग आती है बच्चों हमारी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो हम एक बार रासायनिक अभिक्रिया के बच्चों प्रकार देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, हम एक बार रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बच्चों नाम याद कर लेते हैं, फिर हम एक एक करके इनके बारे में वर्णन करेंगे। तो देखो बच्चों, पहली रासायनिक अभिक्रिया आती है जिसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, और इसी संयोजन अभिक्रिया का बच्चों दूसरा नाम है योगात्मक अभिक्रिया। और संयोजन की विपरीत या इसकी उल्टी अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया है जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया, और इसी वियोजन अभिक्रिया का बच्चों दूसरा नाम है अपघटनीय अभिक्रिया। उसके बाद बच्चों तीसरी अभिक्रिया, और इसी तीसरी अभिक्रिया का नाम है विस्थापन अभिक्रिया। फिर चौथी अभिक्रिया पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर पांचवी पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। छठी पढ़ेंगे बच्चों उपचयन अभिक्रिया। फिर उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसे करके बच्चों हम इन 7 अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। इस 7 अभिक्रियाओं में बच्चों आपको इस अभिक्रिया की परिभाषा और इसका उदाहरण, सीधा क्वेश्चन आता है, उदाहरण देकर के आपसे पूछेंगे ये कौन सी अभिक्रिया है। तो बच्चों हमें इसकी परिभाषा और उदाहरण याद करने। तो हम एक बार नाम लिख लेते हैं। जैसे बच्चों पहली अभिक्रिया आपने कहा दिया कि सर संयोजन अभिक्रिया, और इसी संयोजन का दूसरा नाम है योगात्मक अभिक्रिया। फिर आपने कहा सर दूसरी होती है इसकी उल्टी अभिक्रिया वियोजन, और इस वियोजन का दूसरा नाम है अपघटनीय। फिर बच्चों नेक्स्ट आती है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद बच्चों अगली नेक्स्ट आती है अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद बच्चों अगली आती है उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। उसके बाद बच्चों अगली आती है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद बच्चों अगली आती है उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया। और उसके बाद हम अंतिम अभिक्रिया देखेंगे बच्चों, उसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया।
कौन सी अभिक्रिया बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हम बच्चों इन सारी अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे, एक एक करके सभी अभिक्रिया का उदाहरण और उस अभिक्रिया के परिभाषा। बस यही आपको क्वेश्चन में पूछते हैं, उस अभिक्रिया का उदाहरण और उसकी परिभाषा आपसे पूछते हैं। तो हम एक एक करके संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी और फिर रेडॉक्स, इन सभी अभिक्रियाओं को हम क्रम से पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को आप देखें और सोडा क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप घर बैठे आराम से बोर्ड क्लास की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।